नमस्कार, मैं हूं वर्तिका। एशियाविल हिंदी के इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। हमारे साथ हैं एम्स की तरफ से कोविड-19 के लिए झज्जर में बनाए गए सेंटर के इंचार्ज डॉक्टर राकेश गर्ग। डॉक्टर राकेश गर्ग एम्स में ऑन्को एनेस्थीसियोलॉजी, इंटेंसिव केयर और पेन और पैलिएटिव मेडिसिन यानी सीरियस और कॉम्प्लेक्स इलनेस वाले मरीजों के स्पेशलाइज्ड मेडिकल केयर के एसोसिएट प्रोफेसर भी हैं। डॉक्टर राकेश, स्वागत है आपका। थैंक यू मैडम। सर, सबसे पहले आपसे ये सवाल जानना चाहेंगे कि आप सीधे तौर पर कोरोना वायरस के मरीजों के इलाज और उनकी देखभाल से जुड़े हुए हैं। और सबसे पहले बात करना चाहेंगे कि एम्स में कोरोना के मैनेजमेंट को लेकर जारी एक इंटरिम क्लिनिकल गाइडेंस है जो आपने अपनी ट्विटर अकाउंट पर भी शेयर की है। इसमें पॉइंट दर पॉइंट तरीके से बताया गया है कि कोविड-19 के सस्पेक्ट मिलने से लेकर उसके डिस्चार्ज तक क्या प्रक्रिया अपनाई जा रही है। हम चाहेंगे कि आप हमारे दर्शकों को भी इसके बारे में बताएं। देखिए, हमारा एक प्रॉपर प्रोटोकॉल एम्स ने बनाया है जो कि एक साइंटिफिक बेसिस की तरफ साइंटिफिक बेसिस उसके पीछे है। जितना भी हमारे पास अभी रिसर्च आया है और जितना भी गवर्नमेंट की गाइडेंस के हिसाब से एक फिक्स प्रोटोकॉल बना दिया गया ताकि सारा सिस्टम एक सुचारू रूप से चल पाए। उसमें जब भी हमारे पास पेशेंट आता है कोविड का, अभी हम यहाँ जो पेशेंट्स ले रहे हैं वो आरएमएल हॉस्पिटल से ट्रांसफ़र होकर हमारे पास आते हैं। सो फर्स्ट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट उनका आरएमएल हॉस्पिटल रहता है फ़िलहाल के लिए, और वहाँ से जब उनको लगता है कि कोविड की सस्पिशन है, या तो वो सैंपल वहाँ पर ले लेते हैं, नेजल स्वैब और ओरल स्वैब जो कि आरटी-पीसीआर करना होता है कोविड की कंफर्मेशन के लिए। अगर वहाँ नहीं हो पाता है तो हमारे सेंटर पे ये सुविधा उपलब्ध है। तो जैसे ही मरीज़ हमारे पास आता है तो उसको हम सबसे पहले स्क्रीन और ट्रायल्स करते हैं। किस जगह रखना है उसकी हम एक ट्रायल्स करने की ज़रूरत पड़ती है कि उसको आईसीयू केयर की ज़रूरत है कि वार्ड में रख सकते हैं कि उसको आइसोलेशन में रख सकते हैं। और वो इनिशियल ट्रायल्स के बाद हम डिसीजन लेते हैं कि वह मरीज़ हमारा इस स्थान पर रहेगा, और जो इन्वेस्टिगेशन उसको ज़रूरत होती है उस टाइम, चाहे वो स्वैब का है, चाहे ब्लड इन्वेस्टिगेशन या एक्सरे, उस इन्वेस्टिगेशन से कराने के बाद हम उसको उस रूम में या उस वार्ड में या आईसीयू तक उसे पहुंचा देते हैं। तो ये जो हमारा सिस्टम बना हुआ है ये बहुत साइंटिफिकली बेस्ड है, एज पर द डब्ल्यूएचओ गाइडलाइंस, गवर्नमेंट एडवाइजरीज एंड एम्स ने अपना एक डॉक्यूमेंट बना के उसको हम फॉलो कर रहे हैं ताकि पेशेंट को और सारे हेल्थ केयर वर्कर को एक स्ट्रीमलाइन डायरेक्शन मिल जाए, कंफ्यूजन कहीं पर ना हो और बेस्ट पॉसिबल केयर उनको हम दे पाते हैं। जी, जी। आपने बताया कि आप लोग जब आरएमएल से आपके यहाँ पे ज़्यादातर रेफ़र होके लोग आते हैं, तो फिर आप लोग डिसाइड करते हैं कि उनको कहाँ रखा जाए। किस क्राइटेरिया पर ये डिसीजन होता है कि किस मरीज़ को कहाँ रखा जाएगा? इस बारे में थोड़ी आप अभी अगर चाहेंगे हम तो? देखें कि जिस तरह के मरीज अभी कोविड के हमारे पास आ रहे हैं उसमें ज़्यादातर मरीज माइल्ड सिम्टम्स वाले हैं। तकरीबन मान के चलिए कि 70 से 80% माइल्ड सिम्टम्स के मरीज हैं हमारे पास। माइल्ड सिम्टम्स मतलब उनको हल्का सा बुखार या गला खराब या फिर थोड़ा सा जो कमजोरी माइल्ड जिसको हम बोलते हैं, उस तरह के सिम्टम्स रहते हैं। तो उसको ऐसा कोई स्पेसिफिक मेडिकल मैनेजमेंट की जरूरत नहीं पड़ती, तो उसको हम आइसोलेशन वार्ड में रखते हैं जो कि इन मरीजों के लिए बहुत बहुत ज़रूरी है। उनके लिए एक सेपरेट रूम है जहाँ पर अटैच वॉशरूम रहता है, तो उनको सारा सुविधाएं उसी रूम में दे दी गई है और उस रूम में वो आइसोलेटेड रहते हैं 14 डेज के लिए। जी, लेकिन अगर किसी को लगता है कि सिम्टम्स मॉडरेट टू सीवियर हैं, जिस जी। तरह से अगर सांस लेने में तकलीफ हो रहा है, उनका सैचुरेशन ऑक्सीजन की कमी है शरीर के अंदर, तो हम जी। उसको मॉनिटर्ड एरिया में ले जाते हैं जहाँ पर जी। वार्ड्स सर, अंदर ये साँस लेने में जो तकलीफ है, इसके लिए शायद कुछ आप लोग के पास एक बेसिक मिनिमम नंबर ऑफ ब्रेथ्स हैं कि 1 मिनट में कितने नंबर ऑफ ब्रेथ्स होनी चाहिए, वो क्या है सर? यूजली हम सिर्फ एक पैरामीटर्स को नहीं देखते हैं, क्योंकि पेशेंट को जब भी हम देखते हैं तो मल्टीपल पैरामीटर्स देखते हैं। एक सिंगल वैल्यू के बेसिस पे क्लिनिकल डिसीजन लेना थोड़ा सा मुश्किल रहता है। बट जहाँ तक सवाल है कि अगर किसी का रेस्पिरेटरी रेट 30 से ज़्यादा है, उसे घबराहट हो रही है, छाती में दर्द है, पल्स रेट अगर उसका 100 से ज़्यादा चल रहा है, सैचुरेशन, हमारे पास एक छोटा सा मशीन रहता है जिसको हम पल्स ऑक्सीमीटर बोलते हैं, अगर वो 95% या 94% से नीचे जाता है तो हम सारे कारणों को देख के उसको डिसीजन लेते हैं कि उसको कहाँ रहना चाहिए। जी, जी। साथ में हम ये भी देखते हैं कि कुछ मरीज साथ में कुछ उनको कोमोर्बिडिटी भी हो सकती है, जैसे डायबिटीज, हाइपरटेंशन, हार्ट डिजीज। इस जी। तरह के अगर जो पेशेंट्स हैं और उनको लगता है कि उनकी मॉनिटरिंग भी करनी है हमको, तो हुँ। उनको हम वार्ड की तरफ शिफ्ट कर लेते हैं। तो इस तरह से हमारा ट्राइज एक साइंटिफिक तरीके से रहता है ताकि मरीज को फुल केयर, पूर्णतः केयर मिल सके और बीच में कुछ लैप्स नहीं रहे।
जी, जी। तो आप बता रहे हैं कि मुख्यतः अभी माइल्ड सिम्पटम पेशेंट्स और जो सीवियर सिम्पटम पेशेंट्स हैं, उसके हिसाब से डिसाइड किया जाता है कि उनको कहाँ रखा जाएगा। लेकिन सर उन पेशेंट्स का क्या जिनमें कोई सिम्पटम्स ही नहीं नज़र आते हैं? क्योंकि कुछ डेटा इस तरीके का सामने आ रहा है कि भारत में लगभग 80% जो कोरोना वायरस के मरीज़ हैं, वो एसिम्प्टोमेटिक होते हैं। इस बारे में आप क्या कहेंगे? हाँ, जहाँ तक हमने भी सुना है कि अभी और आप देख भी रहे हैं कि काफ़ी पेशेंट्स हमारे ऐसे हैं जो कि एसिम्प्टोमेटिक ही रहते हैं। और कुछ मरीज़ हमारे पास इस तरह से भी आ रहे हैं जिनका कॉन्टैक्ट का हिस्ट्री पॉजिटिव था, या जो शुरू में हमारे पास आए थे कि वो इस कंट्री से ट्रैवल करके आए थे जहाँ पर पॉजिटिव था। उनके सिम्पटम्स नहीं थे बट उनका टेस्ट करा गया तो पॉजिटिव रहे। या जी, फिर अभी जितने पेशेंट्स आए कि उनके फैमिली में या इस तरह से कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग के अंदर पॉजिटिव मिला बट उनके अंदर सिम्पटम्स नहीं थे। तो तकरीबन हमारे इन्फॉर्मेशन के हिसाब से तकरीबन 1/3 मरीज एसिम्प्टोमेटिक जो रिपोर्ट कर रहे हैं। सोसाइटी में, कम्युनिटी में ज़्यादा भी हो सकते हैं, उनका तो ट्रेसिंग करने से पता चलेगा। बट उन जी, एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट्स को भी अगर कुछ इश्यूज़ हैं तो हम उनको क्वारंटाइन सेंटर में रख रहे हैं अपने पास, और उनका रिपीट इन्वेस्टिगेशंस 14 दिन के बाद करके देखते हैं। अगर वो नेगेटिव निकलता है कोविड टेस्ट में आरटी-पीसीआर से, तो 2 टेस्ट हम रिपीट करते हैं उसके लिए और उसके बाद उसको भेज देते हैं। तो उनको भी हम आइसोलेशन पे रखते हैं बिकॉज़ या तो अगर वो कम्युनिटी में जाएँगे और ज़्यादा लोगों से मिलेंगे तो स्प्रेड का इश्यू रहता है। बट हाँ, उनके पास ऑप्शन भी रहेगा कि वो घर पे भी अपने आप को सेल्फ क्वारंटाइन कर सकते हैं, जहाँ पर जी, घर के अंदर भी अपने एक रूम में रहें और परिवार वालों से ना मिलें और उस कमरे में रहें 14 दिन तक और फिर एक इन्वेस्टिगेशन करा के देख लें। बट जी, हमारे पास जो आरएमएल से रेफर्ड पेशेंट्स आ रहे हैं, उनके पास कुछ ना कुछ हल्के-फुल्के सिम्पटम्स तो रहते हैं। प्राइमरीली 1-2 दिन बाद कुछ पेशेंट्स के सिम्पटम्स खत्म भी हो गए हैं। तो उन पेशेंट्स को हमने अपने पास रखा है 14 दिन के लिए। जब इन्वेस्टिगेशंस रिपीट किया 14th डे पर आरटी-पीसीआर नेगेटिव आया, उसको एक बार दोबारा रिपीट किया 24 घंटे के बाद। जब दोनों रिपोर्ट्स नेगेटिव आ जाती है, तो हम उनको घर पे डिस्चार्ज कर रहे हैं। बट जी, उनको सलाह हम डिस्चार्ज पे यही देते हैं, क्योंकि कुछ केसेस में पाया गया कि 14 दिन के बाद भी कुछ वायरसेस शेड हो सकते हैं। तो उनको हुँ, हम यही सजेशन देते हैं कि 14 दिन तो हमारे पास वो रहते ही हैं, 14-15 दिन के आसपास। हम उनको यह सलाह देते हैं कि 2 वीक कम से कम घर पे भी वो अपने आप को आइसोलेट करें, कि बाय चांस अगर थोड़े बहुत वायरस हों तो आस-पास जो उनके फैमिली मेंबर्स हैं या कम्युनिटी में ना रहें। तो दिस इज़ सजेस्टेड कि 4 वीक्स तक वो एक क्वारंटाइन या आइसोलेशन टोटल पूरा करें स्प्रेड को जी। प्रिवेंट करने के लिए। जी, मतलब आपका कहना है कि केवल जब वो आपके पास हैं या फिर जब आपकी तरफ से होम क्वारंटाइन के लिए उनको कहा गया है, केवल तभी वो घर पे ना रहें, बल्कि जब वो आप लोगों के पास से डिस्चार्ज होके जाते हैं, तभी भी आप लोगों की सलाह यही होती है कि वो अपने घर पर भी कम से कम 2 हफ्ते तक क्वारंटाइन में रहें। लेकिन शायद ये बहुत सख्ती से नहीं लागू करवाया जा रहा है या फिर इसकी मॉनिटरिंग किसी तरीके से की जा रही है? मॉनिटरिंग कर रहे हैं, इसी में जैसे हमारे पास अगर देखें कि गवर्नमेंट पॉलिसी के हिसाब से उनको सजेशन दिया जा रहा है, उनको रिक्वेस्ट किया जा रहा है। लॉकडाउन का जो एक बेसिक प्रिंसिपल है वो यही प्रिंसिपल है कि इस तरह के जो मरीज हमारी कम्युनिटी में हैं, जो एसिम्प्टोमेटिक हैं, अगर वो स्क्रीनिंग में नहीं आ पा रहे हैं किसी वजह से, तो अगर घर में रहेंगे तो कम्युनिटी में स्प्रेड नहीं करेगा। तो जी, ये तो सख्ती से पालन हो ही रहा है, बट साथ साथ तो हम ये भी चाहेंगे कि कम्युनिटी के अंदर भी हर आदमी को एक उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बनती है जी, कि अगर उसको सलाह दी जा रही है कि उसको पूरी तरह से फॉलो करें। बट जी। कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग एंड कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग और इस तरह से कॉन्टैक्ट जितने भी हैं, उसको गवर्नमेंट सर्विलेंस के हिसाब से फॉलो भी किया जा रहा है। जी, मतलब जब आप लोगों के पास से जा रहे हैं लोग, तो उनकी भी निगरानी गवर्नमेंट सर्विलांस से की जा रही है? गवर्नमेंट सर्विलेंस से पूरा नहीं, बट डेटा तो रखा हुआ है, फ़ोन पे उनसे जी, बात किया जा रहा है और उनको जी, नंबर भी दिया जाता है कि अगर कुछ तकलीफ हो, कुछ पूछना चाहते हैं, तो हेल्पलाइन नंबर ऑलरेडी उनके पास अवेलेबल है एंड दे आर जी, गिवन फुल इन्फॉर्मेशन अबाउट इट। जी, जी। सर यहाँ पे आपसे ये पूछना चाहेंगे कि जो आपने बताए टेस्ट बताए कि एक तो जब पहले मरीज़ आपके पास आता है तब टेस्ट होता है, उसके बाद में 14 दिन बाद आप लोग 2 टेस्ट करते हैं जिनके अगर आपको रिज़ल्ट ठीक लगते हैं, तभी आप व्यक्ति को बाहर जाने देते हैं। तो इन टेस्ट के रिज़ल्ट्स कितने समय में आ जाते हैं? यूजुअली हमारे यहाँ जो हम एम्स में रिजल्ट कर रहे हैं, यूजुअली अगर सुबह टेस्ट भेजते हैं तो शाम तक आ जाता है। 2 शिफ्ट में टेस्ट कर रहे हैं ताकि जल्दी-जल्दी हो सके। तो मॉर्निंग शिफ्ट वाली रिपोर्ट्स हमें शाम तक मिल जाती है और शाम वाली रिपोर्ट्स हमें अगले दिन मॉर्निंग तक मिल जाती है और फिर उसके बेसिस पे हम डिसीजन ले पाते हैं। जी, क्योंकि कई मामलों में इस तरीके की बातें भी सामने आई थी कि जैसे यूपी के एक क्वारंटीन सेंटर से हमारे सामने एक मामला आया था जिसमें कि
मरीज को बताया गया पहले कि 48 घंटे में उनकी टेस्ट की रिपोर्ट्स आएंगी, लेकिन फिर भी उनके टेस्ट की रिपोर्ट्स उनको 7 दिन बाद करीब जाके मिली। तो ये कहाँ चूक का मामला हो सकता है सर, आप ये बता सकते हैं? ऐसा है कि जो मशीन जिस मशीन से टेस्ट किया जाता है उसकी एक लिमिट होती है कि वो 90 टेस्ट उस मशीन से कर सकते हैं। वहां पर जितनी मशीन्स अवेलेबल रहेगी तो आप उसकी एक लिमिट है, उस लिमिट से हम उसको क्रॉस नहीं कर सकते हैं। तो उतना कंफर्म रहेगा कि अगर एक मशीन है तो इतना एक किट है तो इतना टेस्ट हम कर पाएंगे। अब वहां पर अगर सडनली एकदम सर्ज आ जाता है बहुत सारे पेशेंट्स का, सैंपल तो हम दूसरी जगह से लेके उनके पास तक पहुंचा रहे हैं लैब के अंदर, क्योंकि इसकी लैब भी एक अलग तरह की होती है जहां पर ऑल प्रिकॉशंस, पूरी प्रिकॉशन और सावधानियां रखनी होती हैं। तो जितनी लैब की उस मशीन की उस किट की लिमिट रहेगी, अगर सैंपल्स उससे ज़्यादा रहेंगे तो ऑब्वियसली वो नेक्स्ट शिफ्ट में लगेगा। तो यहाँ यहाँ पर थोड़ा सा देरी हो सकता है, बट जहाँ तक हमारा एम्स का सवाल है, हमारे पास अभी तक तो सफिशिएंट फैसिलिटी है, जितने नंबर ऑफ पेशेंट्स हमारे पास हैं, इसलिए जैसे ही सैंपल्स होते हैं हम उनको प्रोसेस कर पाते हैं और रिपोर्ट्स हमें मिल जाती है। बट ये मानना जरूरी है कि मशीन की एक अपनी लिमिट है और उस लिमिट से ज़्यादा रिपोर्ट्स वो नहीं दे पाएगा, सैंपल्स रिसीव नहीं करेगा। तो जब वो पूरे सैंपल्स एक लॉट का हो जाएगा, उसी के बाद नेक्स्ट लॉट के सैंपल लगेंगे। तो इस तरह से जो ड्यूरेशन है, जब तक उसका नंबर उससे मैच नहीं करेगा तो वो डिले का एक रीजन हो सकता है। जी। सर, जैसे अभी तक पीक आया नहीं है इंडिया में कोरोना वायरस का, तो क्या ये जो टेस्ट मशीन्स हैं, क्या इनके भी कुछ ज़्यादा ऑर्डर्स दिए जा रहे हैं फिर? जो मशीन की अगर हम बात करें कि मशीन का ऑर्डर्स तो गवर्नमेंट काफ़ी जगह से एक्सपेंड किए हैं, प्राइवेट लैब्स को भी अलाउ किए हैं करने को। यहाँ समझना ज़रूरी है कि क्वालिटी भी मैनेज करना ज़रूरी है, इसलिए इसको बहुत एकदम ओपन तरीके से नहीं कर सकते। तो गवर्नमेंट इज़ मॉनिटरिंग नाइसली ऑन दोज इश्यूज़, और आने वाले समय में हो सकता है कि और काफ़ी जगह ये मशीन्स उपलब्ध हो पाएँ। एक बार वहाँ से क्वालिटी कंफर्मेशन हो जाएगा तो मशीन और ये टेस्ट हम आगे बढ़ा भी सकते हैं। जी। सर, ये जहाँ पे बात कर रहे हैं क्वालिटी मैनेजमेंट की, जैसे आपने कहा कि अभी इन टेस्ट की बहुत ज़रूरी है, और ख़ासकर ये जो स्वैब टेस्ट होता है, इसको हम बात कर रहे थे एक साइंटिस्ट से, तो वो बता रहे थे कि स्वैब टेस्ट को, उसका नमूना लेते ही उसको रखना, उसको फ्रीज़र में रखना और फिर उसको लैब तक पहुँचाना, ये भी अपने आप में काफ़ी क्रिटिकल होता है, क्योंकि अगर वो स्वैब सूख गया या फिर उसका बाहर के एयर एनवायरनमेंट से कांटेक्ट हो गया, तो वो नतीजे गड़बड़ा सकते हैं। और कई जगह शायद वो जो प्रोसेस है टेस्टिंग के नमूने लेने से लेकर और लैब तक, जो वो स्वैब टेस्ट को जितना फाइन तरीके से या फिर जितने एक्सपर्टाइज तरीके से लेके जाना चाहिए, उसमें कहीं ना कहीं सुनाई पड़ रहा है कि कुछ तकलीफें या कुछ गड़बड़ियां सामने आ रही हैं। नहीं, देखिए ऐसा है कि अगर हम किसी भी सैंपल की बात करें, आई थिंक कि सिर्फ हमारे कोविड-19 के सैंपल की बात नहीं है, आई थिंक हमारी मेडिकल ट्रेनिंग में ही आता है। हम जो भी सैंपल्स लेते हैं, चाहे वो ब्लड का हुआ, चाहे यूरिन का है, चाहे हम लंग से सैंपल लेते हैं, ये हमारी एक ट्रेनिंग का पार्ट रहता है कि उस सैंपल को कैसे लिया जाए, कैसे उसको स्टोर किया जाए, ट्रांसफ़र किया जाए और प्रोसेस किया जाए। इसी तरह से कोविड-19 के जो सैंपल्स हैं, हमारे जितने भी स्टाफ मेंबर्स हैं, जो डॉक्टर्स हैं, जो रिपोर्ट्स स्वैब्स लेते हैं, दे हैव बीन फुली ट्रेन्ड। हमारे पास जो उसको ट्रांसपोर्ट मीडिया है और ट्रांसपोर्ट करने का जो सिस्टम है, हमारे पास एक एसओपी बना होता है, उस एसओपी को फॉलो करते हैं। इसलिए जब मैं आपसे बात कर रहा था कि क्वालिटी एश्योरेंस इज डेफिनेटली वन ऑफ द इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट फॉर एनी इन्वेस्टिगेशन, वो हमें मानना चाहिए इस चीज़ में। क्वालिटी का जो प्रोसेस है उसको हम फॉलो करते हैं, एसओपी हमारा बना हुआ है, इसलिए हमारे यहाँ इस तरह की दिक्कत बिल्कुल अभी तक तो देखने में नहीं मिली है, और उम्मीद है कि जो सिस्टम इतना दुरुस्त हमारे पास बना हुआ है तो आगे भी हमें इस तरह की दिक्कत नहीं आएगी। एक तो हमारा एक पॉइंट ये रहा। दूसरा हमें ये रहता है कि जो भी हम टेस्ट की बात करते हैं, टेस्ट हमारे पास अभी तक ऐसा कोई टेस्ट नहीं है जिसको हम 2 वर्ड्स यूज़ करते हैं, सेंसिटिविटी एंड स्पेसिफिसिटी। कहने का मतलब होता है कि जो हम टेस्ट कर रहे हैं, हम उससे 100% बोल सकें कि ये पॉजिटिव है और उसमें कोई गलत नहीं है। ऐसे हमारे पास अभी तक कोई टेस्ट नहीं है अभी तक। इवन जो अभी हम टेस्ट कर रहे हैं, इसकी भी अपनी एक लिमिटेशंस है। ये 100% नहीं देता, ये 80% तक हमें कन्फर्म करता है कि जो ये टेस्ट दे रहा है उसकी सच्चाई 80% तक हो सकती है। तो हम वो कोतवाही और ये बोलें कि टेस्ट गलत है या गलत तरीके से गया, वो हम नहीं मानेंगे, क्योंकि ये लिमिटेशंस हैं। दूसरा लिमिटेशन ये रहता है कि जब भी हम कोई टेस्ट करते हैं, तो हो सकता है कि इनिशियल फेजेस में वो टेस्ट पॉजिटिव ना आए, इसलिए हम उसको रिपीट करते हैं। इसीलिए हमारा जो कॉन्सेप्ट है क्वारंटाइन का,
हमें लगता है कि इसको सस्पिशन है कि इनको इन्फेक्शन हो सकता है, लेकिन टेस्ट नेगेटिव आया, तो उसमें हम 2 चीज़ करते हैं। उनको सलाह तो देते ही हैं कि आप 14 दिन के लिए क्वारंटाइन रहे घर पे, दूसरों से ना मिलें, क्योंकि इन्फेक्शन के लगने के चांसेस लग रहे हैं आपको, और उनका सैंपल हम रिपीट कर सकते हैं। तो काफ़ी जगह हमें देखने को मिला कि इनिशियल हमने जब सिम्पटम्स शुरू हुए थे तो उस वक़्त नेगेटिव था, बट अगर उसको 4-5 दिन के बाद रिपीट किया तो पॉजिटिव आया। तो इसमें जी सैंपल्स की या तरीके की गलती को नहीं बोलना चाहूँगा, हमें उसके पीछे का जो प्रोसेस है उसको समझना चाहिए। जी बिल्कुल। एक तो सैंपल इमीडिएटली पॉजिटिव नहीं आता, उसको कुछ समय लगता है सैंपल को पॉजिटिव आने के अंदर, जब हम स्वैप्स लेते हैं। इसकी स्पेसिफिटी सेंसिटिविटी 100% नहीं है, इसका मतलब ये है उसके बावजूद हमें कुछ-कुछ सावधानियाँ रखनी चाहिए। तो वही हम बोलते हैं कि आप फिर भी 14 दिन का क्वारंटाइन रखें और रिपीट कर सकते हैं। तो ये दोनों चीज़ को हम देखें और क्वालिटी एश्योरेंस और एक फिक्स एसओपीज़ को मान के चलें, तो चांसेस गलत रिपोर्टिंग के बहुत मिनिमाइज़ कर सकें। हम ज़ीरो तो नहीं बोलते हैं, बट मिनिमाइज़ कर पाएँगे। जी, जी, जी। डॉक्टर राकेश, अगला सवाल आपसे जानना चाहेंगे कि टेस्ट किट्स बहुत अलग-अलग तरीके की आ रही हैं, कई अलग-अलग कंपनीज़ टेस्ट किट्स प्रोड्यूस कर रही हैं। टेस्ट किट्स को लेकर अभी तक आपका क्या अनुभव रहा है? आप लोग कोरोना वायरस के लिए खाली स्वैब टेस्ट ही कर रहे हैं या फिर ब्लड टेस्टिंग भी कर रहे हैं? आई थिंक ये क्लैरिफिकेशन काफ़ी टाइम पहले भी काफ़ी जगह मीडिया में आ चुका है। जो इसके लिए कन्फर्मेटरी टेस्ट है, जिससे हमें पता चलता है कि कोविड-19 पॉजिटिव पेशेंट्स है कि नहीं, उसका सिर्फ अभी तक एक ही टेस्ट है, जिसको हम आरटी-पीसीआर बोलते हैं। दिस जी, इज़ द गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट, इसका कोई अभी अल्टरनेटिव नहीं है। जी, अभी जो आप किट की बात कर रहे हैं, जो किट अभी मार्केट में आया, बाहर से इम्पोर्ट करके आया, एक्चुअली वो जो किट है, वो डायग्नोसिस के लिए हम यूज़ नहीं करते हैं उसको। वो बेसिकली एक सर्वेलेंस के लिए यूज़ करते हैं, या हम ये देखना चाहते हैं कि अगर कम्युनिटी में इन्फेक्शन हुआ, जैसे हम शुरू में बात कर रहे थे कि एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट्स तकरीबन 1/3 देखने को मिल रहे हैं, और अगर हम बहुत लार्ज स्केल पे करेंगे तो हो सकता है कि ये संख्या ज़्यादा भी हो सकती है, जहाँ पर इन्फेक्शन तो हो, बट मरीज़ को सिम्पटम्स ना आए हों। तो वो जो हम एक सर्वेलेंस करना चाहते हैं, जो देखना चाहते हैं कि कम्युनिटी में इस कोविड वायरस का क्या प्रभाव है, किस तरह से फैल रहा है, तो बेसिकली वो एपिडेमियोलॉजिकल सर्वेलेंस के लिए यूज़ होता है। डायग्नोसिस हमारा उस पे मैनेज नहीं करता है। डायग्नोसिस, या अगर हम बोलें कि इस मरीज़ को कोविड-19 है, तो उसके लिए हम आरटी-पीसीआर ही करते हैं, और उसके लिए एक फिक्स प्रोसेस है जो गवर्नमेंट एजेंसीज़ उसको अच्छे से वैलिडेट करती है, और उसी के बाद उसका अप्रूवल मिलता है। और उस जी, टेस्ट में अभी तक ऐसी कोई हमें दिक्कत देखने को नहीं मिली है। जितने भी जगह वो टेस्ट हो रहे हैं, वो ऐसा नहीं है कि टेस्ट में कुछ गलती निकला हो। ये वायरस ही ऐसा है कि जो ऐसा नहीं है कि कुछ बीमारी ऐसी होती है, कुछ डिज़ीज़ ऐसी होती है कि सपोज़ करो आपको अगर कहीं से चोट लग गया, वहाँ से ब्लड निकल रहा है, तो आपको दिखाई दे रहा है ब्लड लग रहा है, वो इमीडिएटली दिखेगा। लेकिन इन्फेक्शन में रहता है कि इन्फेक्शन अगर हुआ तो उसको टेस्ट से कंफर्म करने के लिए इमीडिएटली हो सकता है कि टेस्ट पॉजिटिव शो ना करें। तो वो एक टेस्ट की लिमिटेशंस हैं, और वो मेडिकल साइंस में हमें अच्छे से पता है, और उसी के बेसिस पे हम पेशेंट मैनेजमेंट को मैनेज करते हैं। उनको बोलते हैं कि आप ये रिपीट टेस्ट कीजिए, क्वारंटाइन में रहिए। तो उस सलाह को, उस सजेशन को जो हम पेशेंट्स को देते हैं, या कोई भी व्यक्ति जो इस तरह के सिम्पटम्स के साथ आता है, अगर हम बोलते हैं कि क्वारंटाइन करें, तो उसका पीछे का जो साइंस है वो यही है कि टेस्ट हमेशा हर पेशेंट्स को हर स्टेज पे पिक नहीं कर पाएगा, तो वो हमें क्वारंटाइन करके उसको भी प्रिवेंट करना है, ताकि वो इन्फेक्शन फर्दर स्प्रेड नहीं करे। जी, जी। डॉक्टर राकेश, बिल्कुल सही कहा आपने कि जो ये ब्लड टेस्ट है वो ये क्योंकि एंटीबॉडीज़ के लिए ही खाली होता है और वायरस के लिए ब्लड टेस्ट नहीं, स्वैब टेस्ट होता है। तो अभी आईसीएमआर की तरफ से भी कहा गया था कि केवल सर्विलांस और मॉनिटरिंग के लिए आप ब्लड टेस्ट का प्रयोग कीजिए। लेकिन ये जो रैपिड टेस्ट किट्स हैं, जो आप लोग सर्विलांस और मॉनिटरिंग के लिए भी यूज़ कर रहे हैं, इसकी एक्यूरेसी लगभग 5% की ही बताई जा रही है, और राजस्थान जैसे राज्य ने तो रैपिड टेस्ट किट्स के यूज़ के लिए पूरी तरीके से लगभग मना ही कर दिया है। तो फिर ये जब अगर सर्विलांस और मॉनिटरिंग के भी नतीजे अगर सही तरीके से नहीं आएँगे, तो फिर डायग्नोज़ किस तरीके से होगा? नहीं, डायग्नोसिस तो मैंने आपको क्लैरिफाई किया कि डायग्नोसिस तो हमारा आरटी-पीसीआर से ही रहेगा। वो अभी कहीं भी एजेंसी इंडिया में या विदेश में कहीं पर भी हम रैपिड एंटीबॉडी किट्स को डायग्नोसिस के लिए यूज़ नहीं कर रहे हैं। तो ये बात तो बिल्कुल क्लियर है, तो इसमें कन्फ्यूज़न किसी भी एंगल से या किसी भी कम्युनिकेशन गैप की वजह से नहीं होना चाहिए। जहाँ तक एंटीबॉडी किट्स की सवाल है, जो हम सर्वेलेंस, मॉनिटरिंग,
कैरियर स्टेट, कम्युनिटी में किस तरह से फैल रहा है, वो देखना चाहते हैं। तो उस कंडीशन में हो सकता है कि अभी जो किट्स आई है उसमें कुछ इश्यूज रहे, क्योंकि ये बात भी हमें अच्छे से समझनी चाहिए कि ये वायरस मेडिकल साइंस में फर्स्ट टाइम आया, इस पर बहुत ज़्यादा रिसर्च अभी हुआ नहीं है, हमारे पास इसका बहुत सारा डेटा नहीं है कि ये किस तरह से बिहेव करेगा, किस तरह से म्यूटेशन करेगा, किस तरह से स्प्रेड करेगा, इसकी बहुत सारी हमारे पास रिसर्च अभी उपलब्ध नहीं है पूरे संसार में, और कुछ इंडिया में भी कुछ रिसर्च चल रही है। उसका जब डेटा आएगा तो हमें पता चलेगा कि ये वायरस किस तरह से बिहेव करता है शरीर लेकिन के। म्यूटेट करने की खबरें तो आ रही हैं कि कोरोना वायरस म्यूटेट कर रहा है। म्यूटेट करने का खबर भी आ रहा है, म्यूटेशन भी हो सकता है। किस तरह से म्यूटेट करेगा, उसका विरुलेंस कैसा रहेगा, तो ये नोवल वायरस तो इसीलिए बोल रहे हैं ना, क्योंकि हमारे पास कोई पहले का डेटा बिल्कुल भी नहीं है। जैसे जैसे हमारा नया डेटा आता है तो हमारा कुछ कुछ स्टेप्स कुछ कुछ चेंज होते रहते हैं। अभी जैसे आप डेटा बता रहे हैं कि एंटीबॉडी यूज किया, वहां नहीं आ रहा था तो उसको होल्ड कर लिया। अब उसमें देखेंगे कि वो किस वजह से था, क्या वो किट की प्रॉब्लम थी, क्या हमारे अंदर जो एंटीबॉडी बननी चाहिए वो नहीं बन रही है, ये एक पॉसिबिलिटी भी तो हो सकती है। ऐसा थोड़ी है कि अगर हम बात करें कि जहाँ इंडिया में तो ऐसा पेशेंट देखने को नहीं मिला है हमें, लेकिन विदेश में तो ऐसा मिला है कि एक बार इन्फेक्शन हुआ, ठीक हो गया और उसको री इन्फेक्शन हुआ। जी, साउथ कोरिया में भी इस तरीके के मामले सामने आए थे। इन्फेक्शन हुआ इसका मतलब एंटीबॉडी तो नहीं बना होगा, अगर एंटीबॉडी बना होता तो दोबारा से इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए था। उसी चीज को तो हम एंटीबॉडी बोलते हैं, उसी की इन्फेक्शन की वजह से हमारे अंदर इम्यूनिटी बन गया था। अगर री इन्फेक्शन हुआ इसका मतलब एंटीबॉडी का कुछ इश्यूज हैं। तो हो सकता है कि ये वाला इशू रहे कि एंटीबॉडी इतनी तादाद में शरीर के अंदर नहीं बन रही है इन्फेक्शन से, ताकि वो किट को पिकअप कर पाए। जबकि एंटीजन था, इन्फेक्शन तो था, एंटीबॉडी बना कि नहीं बना ये हमें किट से देखना है। अब ये किट का वजह था या शरीर का वजह था कि शरीर ने एंटीबॉडी नहीं बनाया या किट ने पिकअप नहीं किया, ये तो हम उसको आगे इन्वेस्टिगेशन से पता चलेगा, और उसकी आगे प्रक्रिया चलती रहेगी। देखें कैसे उसको वायरस कैसे बिहेव करेगा, शरीर के अंदर कैसे रिस्पॉन्स करेगा, वो हमें देखने की जरूरत है। जी, ये भी तो हो सकता है कि जो इसकी एंटीबॉडीज अगर बनी तो वो बहुत देर तक शरीर में सरवाइव नहीं कर पाई, और जब तक टेस्ट हुआ तब तक वो एंटीबॉडी शरीर में ना रही। पॉसिबिलिटी है, ऐसी पॉसिबिलिटी भी हो सकता है। हमारे पास अभी इस तरह का कोई रिसर्च डेटा आउटकम कहीं से नहीं मिला है। यूजली तो बोल रहे थे कि आईजीएम पहले बनना शुरू हो जाता है एक्यूट फेज में और सब्सिक्वेंटली आईजीजी बन जाता है। उम्मीद करते हैं कि आईजीजी लंबे समय के लिए रहता है शरीर के अंदर और इम्यूनिटी रहनी चाहिए, बट हमारे पास अभी ऐसा कोई क्वांटिफिकेशन नहीं है कि एंटीबॉडीज का इतना कॉन्सेंट्रेशन बॉडी के अंदर इतने समय तक रहेगा, क्योंकि अभी तो डिजीज दिसंबर में ही शुरू हुआ था, 4 महीने में, तो हमारे पास ऐसा भी कोई पेशेंट का डेटा नहीं है जिसको हम फॉलो अप करेंगे। तो ये तो सब्सिक्वेंटली जब पेशेंट्स हमारे पास 3 महीना, 6 महीना, 1 साल तक रहेंगे, तब हम देखेंगे कि जो एंटीबॉडी बन रही है जिसको हम आईजीजी की बात कर रहे हैं। जी, आप इम्यूनोग्लोबुलिन जी की बात कर रहे हैं, जो कि बहुत सी कंट्रीज ब्लड टेस्टिंग में भी यूज कर रही हैं इसकी पहचान के लिए। कितने दिन तक शरीर के अंदर रहता है, क्योंकि अभी तो हमें, अगर हम फर्स्ट पेशेंट की बात करें दिसंबर से शुरू हुआ, तो उसको तो अभी तो हमें 4 महीने ही हुए हैं, तो हम नहीं कह सकते कि कितना लॉन्ग टर्म बॉडी के अंदर सस्टेन करेगा, उसका क्या ग्राफ रहेगा। बट एक्सपेक्ट तो हम यही कर रहे हैं कि रहना चाहिए शरीर के अंदर कुछ समय के लिए। बट री इन्फेक्शन अगर हो रहा है तो ये कहना भी थोड़ा मुश्किल होगा। तो अभी तो हम आगे वेट करेंगे कि क्या रिसर्च के आउटकम निकलते हैं, डेटा क्या निकलता है, उसके बारे में हम उसके बाद डिसीजन ले सकते हैं कि किट का हमें क्या सर्वेलेंस में फ़ायदा रहेगा, किट के अंदर क्या मॉडिफिकेशन करनी चाहिए हमें, या किस टाइम पे किट से हमें टेस्ट करना चाहिए, वो भी एक इम्पोर्टेंट बात रहेगी। हम बोल तो रहे हैं कि हमारा फर्स्ट एंटीबॉडी रिस्पॉन्स 5 से 7 दिन में आना चाहिए। हो सकता है कि कुछ मरीज का 5 से 7 दिन में रिस्पॉन्स नहीं आ रहा हो सकता है कि 15 दिन पे आ रहा हो। अगर हम 5 दिन पे करेंगे तो नेगेटिव निकलेगा। तो वो ड्यूरेशन कि किस टाइम पे बिल्कुल एग्जैक्टली हम उस डे करें टेस्ट, और अगर उस टाइम पॉजिटिव नेगेटिव आए तो हम बोल सकते हैं कि हाँ इसके अंदर एंटीबॉडी बना। वो टाइम भी हमें बिल्कुल फिक्स एक बहुत रॉबस्ट एविडेंस के बेसिस पे, रिसर्च के बेसिस पे अभी तक नहीं मिला है। तो जैसे जैसे हमारे पास और डेटा उपलब्ध होते रहेंगे तो हमें जो कोविड का जो इम्पैक्ट है बॉडी पे एंटीबॉडी फॉर्मेशन के लिए, जैसे जैसे वो डेटा हमें मिलता रहेगा तो एक क्लैरिटी भी हमारे पास सामने आती रहेगी। जी, डॉक्टर राकेश, आपसे एक सवाल अगला ये जानना चाहेंगे कि जैसे आपने बोला कि अभी जो मामले सामने आ रहे हैं उसमें लगभग 1/3 एसिम्प्टोमेटिक हैं, लेकिन ये वही मामले हैं जो सामने आए और जिनकी टेस्टिंग हुई, जबकि जो बड़ी आबादी है हमारे देश की उसमें ये संख्या ज़्यादा भी हो सकती है। तो क्या एज अ डॉक्टर आप सीधे फ्रंट लाइन पर हैं इस समय कोरोना वायरस मरीजों के साथ में,
क्या आपको लगता है कि जितने टेस्ट अभी हो रहे हैं उससे ज्यादा टेस्ट होने चाहिए, या फिर टेस्ट को लेकर इंडिया को अपनी स्ट्रैटेजी में कुछ चेंजेस लाने चाहिए? देखिए, दिस इज अ डायनामिक प्रोसेस। जैसे जैसे हमारे पास केसेस बढ़ रहे हैं उसके हिसाब से देखेंगे, बट लेकिन हम केसेस बढ़ने का सवाल भी देखें तो हम जब बोलते हैं कि डिजीज तेजी से बढ़ रही है तो हम यहाँ एक वर्ड यूज करते हैं, डबलिंग टाइम। डबलिंग टाइम मतलब कि नंबर तो हो सकता है कि टोटल हमें देखने में कि हम बोलें कि 10,000 से 12,000 पहुंच गया, 12 से 15, तो वो हम हजार में देख रहे हैं। बट लेकिन हम डबलिंग टाइम की बात करें जो कि कोविड के लिए पूरे वर्ल्ड में हम यूज कर रहे हैं, तो उसका जो डबलिंग टाइम है इंडिया के अंदर, जब हमने ये लॉकडाउन का शुरू हुआ और कम्युनिटी के अंदर हमने सोशल आइसोलेशन, सोशल डिस्टेंसिंग, हैंड हाइजीन की बात करना शुरू किया, तो उसके बाद डबलिंग टाइम बढ़ना शुरू हो गया। एक समय पर ये 3 दिन था, अभी कुछ स्टेट्स में तो ये इवन 15 दिन से ज़्यादा भी हो गया। उन्होंने एवरेज अराउंड 8, 7, 8, 10 दिन के आसपास है। इसका मतलब 7 इन्फेक्शन, दिन के लगभग बताया जा रहा है भारत के लिए। तो जिस तरह से इन्फेक्शन शुरू में बढ़ रहा था, इसका मतलब उस तरह से इन्फेक्शन की तादाद अभी नहीं बढ़ रही। नंबर तो बढ़ रहा है, बट उस जो जितने समय में दुगना होना चाहिए था उतना नहीं हो रहा। तो इसका मतलब हमारे पास जो हम टेक्निक्स, जो हम प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं, इसका मतलब उसका असर तो आ रहा है। जी जी जी, पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड एवरेज है कि करीब 6 दिन में ये डबल हो जाता है, लेकिन भारत में अभी फिलहाल वो डबलिंग टाइम में कुछ रिलैक्स मिला हुआ है कई कारणों की वजह से। क्या इसकी वजह आप बीसीजी का टीका जो लगता है भारत में, उसको भी मानते हैं कि जो धीरे बढ़ने की जो स्पीड है भारत में कोरोना वायरस की, क्या इसके पीछे एक बीसीजी कारण हो सकता है, या फिर और कौन कौन से कारण आपको लगते हैं? पॉसिबिलिटी है एक बीसीजी। अभी कुछ इनिशियल लिटरेचर में जहाँ बोला गया है कि जो बीसीजी जिसकी वजह से इम्यूनिटी हमारे अंदर शरीर में डेवलप हो जाती है, उसकी वजह से हो सकता है कि कोविड-19 का इन्फेक्शन रेट कम हो। रोबस्ट डेटा हमारे पास नहीं है, बट यस, एक कारण तो ये हो ही सकता है कि हाँ, कि जो कोविड-19 के हमारे पास एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट्स आ रहे हैं या माइल्ड सिम्टम्स, अगर हम दूसरी कंट्री से कंपेयर करेंगे जहाँ पर 15% या 20% सिवियर केसेस थे और हमारे कंट्रीज में 5% से कम है, तो हो सकता है कि जो वैक्सीनेशन था इसकी वजह से जो इम्यूनिटी थी उससे सिवियरिटी कम हो गया। काफी लोग ये भी बोल रहे थे कि कुछ मलेरिया जहां पर रहता है, जहां पर हम दवाई की बात भी करते थे, हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन या क्लोरोक्विन, तो ऐसा ही बोला जा रहा है कि जो मलेरिया एंडेमिक एरियाज थे वहां पर भी इसके चांसेस थोड़े से कम होने के हैं। तो ये फैक्टर भी हो सकता है। तीसरा जी फैक्टर अगर हम बोलें कि अगर आप इंडिया को देखें, इंडिया इज अ कंट्री ऑफ यंगर्स। अगर आप दूसरी कंट्री से कंपेयर करते हैं लाइक जापान वगैरह, वहां पर जो मीन एज है वो एडरली की तरफ है। जबकि अगर इंडिया की बात करें, इंडिया में मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन इज स्टिल इन अ यंगर एज ग्रुप। सो मे बी उनके अंदर इम्यूनिटी थोड़ा सा बेहतर हो सकता है। तो वो एक रीजन हो सकता है कि जो नंबर ऑफ पेशेंट्स हैं हमारे पास एसिम्प्टोमेटिक वाले या माइल्ड सिम्टम्स वाले, वो ज़्यादा हो सकते हैं। सो मल्टीपल रीजन हो सकते हैं। अभी हमारे पास ऐसा कोई रोबस्ट एविडेंस नहीं है कि हम आप सभी को बोलना शुरू कर दें कि आप बीसीजी का बूस्टर ले लीजिए, या जिनको नहीं लगा है विदेश में बीसीजी लगा लीजिए। वो तो अभी रिसर्च के डेटा के बेसिस पे ही डिसीजन हम ले पाएंगे, बट एक पॉसिबिलिटी तो है। जी, आपने हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन का नाम लिया। क्या भारत में जब आप लोग ट्रीट कर रहे हैं, जैसे अमेरिका में खुलेआम हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन काफी बड़े पैमाने पर यूज हो रहा है कोरोना वायरस के इलाज के लिए, भारत में हम किन किन दवाइयों का इस्तेमाल कर रहे हैं कोरोना वायरस के पेशेंट्स को ट्रीट करने के लिए, या फिर जब लोग डिस्चार्ज होकर जा रहे हैं क्या तब भी उनको कुछ दवाइयां दी जा रही हैं? देखिए, एक बात तो हमें अच्छे से समझना चाहिए कि हमारे पास अभी तक कोविड-19 को क्योर करने के लिए कोई दवाई उपलब्ध नहीं है। जी इसमें बिल्कुल क्लैरिटी है और इसमें वर्ल्ड वाइड कोई कन्फ्यूजन भी नहीं है। जो भी हम मेडिसिन दे रहे हैं वो सिम्प्टोमेटिक मैनेजमेंट के लिए दे रहे हैं। जैसे कि अगर बुखार है किसी को, साथ में कुछ और इन्फेक्शन हो गया है, गले में खराश है, तो उसके लिए हम ये दवाई दे रहे हैं। जैसे पैरासिटामोल हो जाता है, एंटी एलर्जिक हम देते हैं। अगर साथ में कुछ सेकेंडरी इन्फेक्शन है तो एंटीबायोटिक्स ऐड करते हैं। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास एक कोई ऐसा मेडिसिन, ऐसा दवाई डेफिनेट नहीं है कि हम उसको दें और जी कोविड-19 ठीक हो जाए। तो ये तो जी वर्ल्ड में अभी तक नहीं है, रिसर्च इज ऑनगोइंग, लेट्स सी कि जी कुछ उससे आउटकम निकलता है। जी जहाँ तक हम हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन की बात करें, इसको दो तरीके से यूज किया जा रहा है। एक तो प्रोफाइलैक्सिस यूज कर रहे हैं और एक इसको ट्रीटमेंट के लिए यूज कर रहे हैं। जी। बट ये समझना होगा कि जो हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन प्रोफाइलैक्सिस मतलब बचाव के लिए? बचाव के लिए, जी हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन की जब हम बात करें तो जो भी दवाई होती है उसका कुछ एक मैकेनिज्म होता है।
जो कोविड-19 का जो वायरस है शरीर के अंदर जब एंटर करता है तो मल्टीपल तरीके से शरीर को अटैक करता है। उसमें कुछ तरीके ऐसे हैं जिसको हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन रोक पाता है। ऐसा जी। नहीं है कि हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन किसी को दे दें तो पूर्णतः उसको इन्फेक्शन नहीं होगा, ऐसा नहीं है। या जिनको इन्फेक्शन हो गया हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन से पूरा ठीक हो जाएगा सिर्फ इसी दवाई से, ऐसा भी नहीं है। सिर्फ जिन मरीजों को कोविड-19 का इन्फेक्शन है उनकी सीवियरिटी थोड़ी कम होने की संभावना रहती है, इसीलिए हम सीवियर जो कैटेगरी के जो पेशेंट्स हैं उसमें इसको यूज़ कर रहे हैं। माइल्ड पेशेंट्स में इसका ऐसा इंडिकेशन नहीं है, इसको हम उसमें ट्रीटमेंट के लिए यूज़ नहीं कर रहे हैं, इसीलिए उनको आइसोलेशन वार्ड्स में क्वारंटाइन होम पे रहेंगे तो कोई क्या दिक्कत नहीं। हमारे यहाँ पे रेमडेसिविर या फिर जो फेविपिराविर जैसी कुछ दवाइयाँ हैं वो कहीं कुछ ट्रायल में लाई जा रही हैं? मैंने जैसे आपको बताया कि हमारे यहाँ तकरीबन मान के चलिए कि लेस देन 5% पेशेंट्स हैं जो इस सीवियर कैटेगरी के आ रहे हैं, तो वहाँ पर आप ये एंटीवायरल ड्रग्स का रोल रह सकता है कि यूज़ किए जा रहे हैं वहाँ पर इस तरह की दवाइयाँ भी। लेकिन जो हम माइल्ड टू मॉडरेट सिम्पटम्स वाले जो पेशेंट्स हैं, वहाँ पर इन दवाइयों की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये डेफिनिट ट्रीटमेंट नहीं है इन दवाइयों का। रिसर्च इज़ ऑनगोइंग, अभी कहना बहुत मुश्किल है कि जिस तरह की ये दवाइयाँ यूज़ हो रही हैं, ये रिसर्च बेसिस पे बेसिकली यूज़ हो रही हैं, जी। वो डेफिनेट क्योर कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर है कि माइल्ड पेशेंट्स में या एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट्स में इस तरह की दवाइयों का कोई रोल नहीं है। अनटिल अनलेस स्पेसिफिक इंडिकेशन हो कि किस पेशेंट को बहुत ज़्यादा कोमॉर्बिडिटी है। कोमॉर्बिडिटी मतलब कि उनको साथ में कुछ बीमारी डायबिटीज़, हाइपरटेंशन है जो कि इन मरीजों में देखा जा रहा है कि इन्फेक्शन रेट थोड़ा-सा ज़्यादा है, सीवियरिटी ज़्यादा रहती है। तो वहाँ पर आप इन दवाइयों का हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन का यूज़ कर सकते हैं, बट अदर एंटीवायरल्स का अभी रिसर्च बेसिस पे या सीवियर कैटेगरी वाले पेशेंट्स में यूज़ कर रहे हैं। जी, जी, जी। यहाँ पे क्या आपके झज्जर वाला जो सेंटर है कोविड-19 का, वहाँ भी कुछ ट्रायल्स चल रहे हैं कोरोना वायरस को लेकर? डेटा कलेक्शन तो हमारा चल ही रहा है, जो अभी कुछ एथिक्स अप्रूवल जब हमारे पास आने शुरू हो जाएँगे, क्योंकि एक ट्रायल करने का भी एक प्रॉपर प्रोसेस रहता है, तो प्रोसेस इज़ अंडर वे एंड जैसे-जैसे प्रोसेस में ट्रायल अप्रूव्स होती रहेंगी, तो वहाँ पर हम कुछ स्टार्ट करेंगे। जी, डब्ल्यूएचओ की तरफ से भी शायद जो 4 दवाइयों का एक बड़ा ट्रायल पूरी दुनिया भर में चल रहा है कोरोना वायरस के ट्रीटमेंट को लेकर, कोई प्लाज़्मा थेरेपी बता रहा है या फिर अलग-अलग तरीके के थेरेपीज़ का वहाँ पे ज़िक्र है। सॉलिडेरिटी प्रोग्राम है डब्ल्यूएचओ का। क्या भारत में भारत के हॉस्पिटल, क्योंकि एम्स एक सबसे बड़ा हॉस्पिटल है अगर कहा जाए तो भारत में मेडिकल के फील्ड में, तो क्या डब्ल्यूएचओ के साथ किसी तरीके का कोलैबोरेशन या कुछ कोऑर्डिनेशन इस तरीके के सॉलिडेरिटी ट्रायल के लिए हो रहा है? अभी डिपेंड करेगा कि किस तरह के हमारे पास रिसर्च प्रोजेक्ट्स एथिकल अप्रूवल के लिए जाते हैं। हमारा एक प्रॉपर प्रोसेस रहता है। जब तक पहले इंटरनल एथिक्स कंसिडरेशन नहीं होता, हम बाहर से कोई ट्रायल शुरू नहीं कर सकते हैं। तो वो सारा प्रोसेस अभी अंडर प्रोसेस है। एक बार जैसे वो प्रोसेस क्लियर हो जाएगा, तो फिर आपको बता पाएँगे कि कौन-कौन सा ट्रायल चल रहा है और वो पब्लिक डोमेन ओपन रहता है, तो उसमें बाकी लोग भी देख सकते हैं। बट एक बार प्रोसेस पूरा हो जाने दीजिए, फिर जी, कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट्स भी चलेंगे और इंडिविजुअल प्रोजेक्ट्स भी चलेंगे, जी, ताकि अपने पेशेंट को क्या बेहतर दवाई या टेक्नीक या उससे हम कुछ क्लिनिकल पैरामीटर जज कर पाएँ, जिससे हम उनके प्रोग्नोसिस के बारे में, उनके आउटकम के बारे में जज कर पाएँगे। वो सारे ट्रायल चलेंगे, बट एक बार प्रोसेस पूरा हो जाएगा, फिर हम जी, उसको लेकिन आप लोग डेटा कलेक्शन कर रहे हैं। डेटा तो हमारा एक बेसिक कलेक्शन तो रहता ही है, क्योंकि जो भी पेशेंट्स रहते हैं हम उनके सारा कुछ इन्फॉर्मेशन तो रखते ही हैं अपने पास, क्योंकि वो डे टू डे मैनेजमेंट के बेसिस जी, पे जी, चाहिए। जी, वो आगे रिसर्च में काम आ सकता है वो डेटा। उसमें देखेंगे कि अगर हमें लगता है कि कुछ डेटा के बेसिस पे कुछ हमें लगेगा कि हाँ, ये डेटा इस तरह से यूज़ करना चाहिए, तो उसके लिए हम प्रॉपर जो हमारा प्रोसेस रहता है रिसर्च का, उस प्रोसेस को फ़ॉलो करते हुए उसको यूज़ करेंगे। जी, आप लोग क्या अपने सेंटर पे प्लाज़्मा थेरेपी पर किसी तरीके से यूज़ करने की आप लोगों ने ट्राई किया है या किसी कोई मरीज़ जो प्लाज़्मा थेरेपी यूज़ करके ठीक हुआ हो? अभी हमारे पास प्लाज़्मा थेरेपी का अभी हमने यूज़ नहीं किया हमारे पेशेंट्स पे, क्योंकि हमारे पास मेजॉरिटी पेशेंट जो बहुत सिक अभी नहीं हैं, कुछ पेशेंट्स थे बट उनको कोमॉर्बिडिटी बहुत ज़्यादा थी, तो हमने अभी तो यूज़ नहीं किया। बट प्लाज़्मा थेरेपी के लिए हमें ये भी समझना चाहिए कि प्लाज़्मा तो हम उसी मरीज़ से लेंगे जो कि ठीक होके चला गया हो। जी, जी। इंडिया के अंदर तो अभी ये बीमारी बहुत दिनों से नहीं आई है, और बीच में जब ये कन्फ्यूजन चल रहा था कि एंटीबॉडी बन भी रहा है कि नहीं बन रहा है, एंटीबॉडी टेस्टिंग हमें करनी चाहिए, तो ये सारा एक प्रोसेस चल रहा है हमारे पास।
तो जी। जो मरीज हमारे अभी पिछले महीने 2 महीने में ठीक हुए हैं, उनका हम प्लाज्मा लेके, और उसका एक प्रोसेस रहता है, वो इतना इजी नहीं है कि पेशेंट से लेके और एकदम दूसरे को दे दें। उसको सेफ्टी की वजह से उसका पूरा एक प्रोसेसिंग करना बहुत जरूरी रहता है। तो जी। प्लाज्मा कंफर्म होना चाहिए कि उसको इन्फेक्शन अभी नहीं है, उसके बाद उसको बाकी इन्फेक्शंस के लिए प्रोसेस करना होता है, फिर इसको यूज कर पाएंगे। तो जी। सब्सिक्वेंटली एक बार इस तरह के हमारे पास कुछ मरीज बिल्कुल कंफर्म हो जाए कि उनको और कोई तकलीफ नहीं है, तो प्लाज्मा थेरेपी को हम देख सकते हैं। बट हाँ, ये तो जरूर कहेंगे कि प्लाज्मा थेरेपी सिर्फ इसमें नहीं, हमारे पास्ट एक्सपीरियंसेस अगर देखें दूसरे तरह के इन्फेक्शंस में, प्लाज्मा थेरेपी बेसिकली जो एंटीबॉडी रिस्पॉन्स मरीज को ठीक करने में अंदर से आना चाहिए, वो अंदर से अगर नहीं आ रहा तो उसको हम बाहर से मदद कर रहे हैं। तो ऐसा जी। लगता है हमें कि ये हेल्प होना चाहिए, बट सीवियर कैटेगरी के पेशेंट्स में इसका इस्तेमाल इंडिकेटेड है। और फ्यूचर में देखेंगे कि इसको हम जब हमारे पास वो इतने मरीजों का एक पूल बन जाएगा, तो उसको जी। कहाँ किस मरीज में हम यूज करेंगे उसको हम देख सकते हैं। जी। डॉक्टर राकेश, इस समय भारत में लगभग 21,700 से ज़्यादा लोग कोरोना से इन्फेक्टेड हैं और लगभग 681 लोगों की मौत हो गई है। और पूरे दुनिया भर की अगर बात करें तो लेकिन दुनिया भर में लगभग 26,56,000 से ज़्यादा लोग कोरोना से इन्फेक्टेड हैं और लगभग 1,85,000 से ज़्यादा लोगों की डेथ हो गई है। और अमेरिका जो इस समय दुनिया भर में कोरोना वायरस के मामलों में सबसे पहले स्थान पर है, वहाँ पे 8 लाख तक से ज़्यादा लोग कोरोना से इन्फेक्टेड हो गए हैं। उसका अगर हम कंपैरिजन करें इंडिया में, तो इंडिया में अभी कहेंगी अच्छी ही बात है कि करीब 21,700 का ही नंबर रुका हुआ है, जबकि हमारी पॉपुलेशन इतनी बड़ी है। तो क्या आप को लगता है कि कोरोना का पीक अभी नहीं आया है भारत में, या फिर कब तक आ सकता है और इसके लिए किस तरह की तैयारियों की जरूरत होगी? देखिए, पीक कब आएगा कहना थोड़ा मुश्किल रहेगा, क्योंकि डिपेंड करता है कि किस तरह का हमारा कम्युनिटी सपोर्ट इसमें रहता है। क्योंकि अगर आप देखें, जिस कंट्रीज में भी पीक आया है, वहां पर एक जो लॉकडाउन प्रोसेस शुरू हुआ या सोशल आइसोलेशन प्रोसेस शुरू हुआ, वो थोड़ा लेट शुरू हुआ। इस प्रक्रिया में अगर हम देखें कि हमारा रिस्पॉन्स थोड़ा सा टाइम से रहा है, तो हमारे पास वो जो पीक था, जो हम पीक बोल रहे थे दूसरी कंट्रीज में, वो हम नहीं रहा। तो ये डिपेंड करेगा कि आने वाले समय में, चाहे लॉकडाउन है कि चाहे लॉकडाउन खत्म होता है, या जो भी पॉलिसी रहती है, इररिस्पेक्टिव ऑफ दैट पॉलिसी, कि हम कितना सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हैं, कितना अपने आप को होम क्वारंटाइन या होम आइसोलेशन या स्टे एट होम की पॉलिसी को फॉलो करते हैं। जब भी लॉकडाउन खत्म होगा, उस समय किस तरह से हमारा बिहेवियर रहेगा कम्युनिटी के अंदर, वो डिपेंड करेगा, उस पर डिपेंड करेगा कि वायरस कैसे बिहेव करता है हमारे साथ। अगर ये प्रिंसिपल्स हम मान के चलें कि अपना एक लाइफ का जरिया बना ले इसको, जो इस तरह के टाइम पे चल रहा है, कि हम हैंड हाइजीन अच्छे से करेंगे, हम मास्क पहन के चलेंगे, हम ग्रुप्स में नहीं चलेंगे, हम आपस में तकरीबन 1 मीटर का डिस्टेंस मान के चलें, कहीं भी एक गैदरिंग नहीं करना है, हमको ज़्यादा से ज़्यादा घर पे स्टे करना है। अगर वो हम सब मान के चलें, तो जो डबलिंग टाइम है वो लंबा होता चला जाएगा, पीक नहीं आएगा, जिसको हम बोलते हैं फ्लैटनिंग ऑफ कर्व। फ्लैटनिंग ऑफ कर्व रहेगा, केसेस हमारे पास धीरे धीरे आएंगे, कुछ समय के लिए आते रहेंगे, बट वो जो केसेस है, जो पीक है, जो सर्ज है, वो हम उसको रोक पाएंगे। जी। और जितना अगर हम पीक को रोक पाएंगे, तो उसके हिसाब से अगर हम देखें, जो हेल्थ केयर सपोर्ट सिस्टम हमारे पास है, वो सफिशिएंट है इस समय। उसको अगर हम फ्लैट कर पाते हैं, तो अपने सारे मरीजों को हम ठीक से देख पाएंगे, और उसमें जो मॉर्बिडिटी और जो मोर्टेलिटी हो रही है, उसको भी हम काफ़ी हद तक कंट्रोल में रख पाएंगे। तो ये जो फ्लैटनिंग ऑफ कर्व है, ये सिर्फ हम पीक को अवॉइड करने के लिए नहीं कर रहे हैं, बट जो कि हमारे हेल्थ केयर रिसोर्सेज हैं, उसको हम जो जुडिशियस यूज करना चाहते हैं फॉर द बेटरमेंट ऑफ द पेशेंट्स एंड द कम्युनिटी, दैट विल आल्सो बी यूजफुल फॉर एवरीबॉडी। जी। हम जी। उम्मीद ऐसा करते हैं कि अगर हम फ्लैटनिंग कर्व करेंगे, जैसे मैंने बोला कि वो कुछ लंबे समय के लिए रहेगा। हो सकता है कि आने वाले समय के अंदर, रिसर्च तो चल ही रहा है, हो सकता है कोई बेहतर दवाई हमारे पास आ जाए, कोई बेहतर वैक्सीन हमारे पास आ जाए, कुछ बेहतर इलाज हमारे पास आ जाए। तो जब हम फ्लैटनिंग ऑफ कर्व कर रहे हैं, जो केसेस उसके बाद हमारे पास आएंगे, तो अगर वो वैक्सीन हमारे पास आ जाएगा जब तक, या कुछ इस तरह से दवाई आ जाएगा, तो वो केस भी हम रोक पाएंगे। तो हम जी। नहीं चाहते कि इस सिस्टम में अभी जो फिलहाल मैं तो यही कहना चाहूँगा कि अभी जो हम
एक लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन किया है कोविड-19 की वजह से, ऐसा लगता है कि इस लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन को आने वाले समय, हफ्ता या मैं महीना भी बोल सकता हूँ, उसको कंटिन्यू किया जाए, उसको हम एक लाइफ एडेप्टेशन बना लें कुछ समय के लिए, ताकि हम वो सर्ज ना देखें, ताकि जी। वो इंडिया में ना देखें, और यही हमारे सबके लिए अच्छा रहेगा। जी, जी। क्या डॉक्टर राकेश यहाँ पे आप ये कहना चाहते हैं कि जो अभी लॉकडाउन है, जो 3 मई तक के लिए कहा गया है कि होगा, क्या इसको 1 महीना और बढ़ा देना चाहिए? आई थिंक दिस विल बी क्वाइट प्रीमेच्योर टू से दिस, बिकॉज़ मैंने जैसे बोला कि कोविड वायरस, इसका मैनेजमेंट, इसका डिसीजन लेना बहुत डायनामिक रहा है। तो दीज आर ऑल डे टू डे बेसिस डिसीजन। तो इसको अभी एकदम कहना कि ऐसा लॉकडाउन फॉर इतने ड्यूरेशन के लिए बढ़ा देना चाहिए, आई थिंक अभी हम थोड़ा सा और वेट करते हैं, देखते हैं किस तरह के पेशेंट्स हैं, या डबलिंग टाइम है, या जहाँ से क्लस्टर आ रहे हैं, या जो कंटेनमेंट जोन्स को आइसोलेट किया गया, उसका क्या रिस्पॉन्स रहता है। उस रिस्पॉन्स के बेसिस पे हम चेंजेस ले सकते हैं। बिल्कुल कहना इसमें हमारे पास आई थिंक ठीक नहीं रहेगा कि हम अभी से आगे के 6 महीने का या एक साल का प्लान बना के और बोल दें कि ये बिल्कुल आइडियल तरीका है, इसी तरह से हम कोविड से जीत पाएंगे। नहीं, हमें डे टू डे बेसिस पे डिसीजंस लेने होंगे, डे टू डे बेसिस पे अपने आप को असेस करना होगा कि हम जो कर रहे हैं उसका इम्पैक्ट जो हम चाहते हैं वो मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, या जी, हमें उसे और एग्रेसिव करना है, या हम उसको अभी थोड़ा सा लूजन कर सकते हैं। तो डे टू जी। डे बेसिस पे लेके हम इसका डिसीजन आने वाले समय में ले सकते हैं। जी, डॉक्टर राकेश आपने बिल्कुल सही बात कही कि जितने लंबे समय तक हम फ्लैटनिंग ऑफ कर्व कर पाएँगे, उतने लंबे समय तक हम पीक को टाल पाएँगे और उम्मीद कर सकते हैं कि उस बीच में कोई वैक्सीन अगर तैयार हो जाए, तो हम एक बड़े नुकसान को टाल सकते हैं। और आपने साथ में ये भी कहा कि उसके लिए सोशल बिहेवियर में जिस तरीके के चेंजेज़ आए हैं, उनको एक सोसाइटी के तौर पे हमको लंबे समय तक अपनाना होगा। और लेकिन ये सोशल बिहेवियरल चेंज जो अभी लोगों में है, वो शायद कहीं न कहीं कोरोना वायरस और लॉकडाउन के कितने जो सख्ती की वजह से हैं, या उसको जितने सख्ती से इम्प्लीमेंट लोगों ने भी किया है और जो करवाया जा रहा है, उसकी वजह से हैं। तो क्या आपको लगता है एज़ अ डॉक्टर, क्योंकि आप तो डे टू डे बेसिस पे पेशेंट से मिलते हैं और जानते हैं कि कैसे लोग आम अपनी ज़िंदगी में बिहेव करते हैं। क्या आपको लगता है कि अगर ऑफ़िशियली एक बार लॉकडाउन खत्म हो जाएगा तो लोग उतने ही रिस्पॉन्सिबली बिहेव कर पाएँगे सोशल डिस्टेंसिंग और अपनी सेफ्टी के बाकी मेजर्स को लेकर? देखिए, ये तो एक माइंडसेट है जो हमें एक्सेप्ट करना चाहिए, एंड दिस इज द राइट टाइम टू एक्सेप्ट इट, बिकॉज जान है तो जहान है, तो उसमें हमें अपनी लाइफ तो देखनी देखनी है। और उस जो सोशल मैं बिहेवियर की बात कर रहा हूँ, या सोशल लाइफ की बात कर रहा हूँ, उसको हमें एक्सेप्ट करना चाहिए, बिकॉज रियलिटी इज रियलिटी। और अगर ऐसा कोई डिजीज होता है जिसको हम पिछले 10, 15, 20 साल से देख रहे हैं, और हमें पता है कि ये डिजीज इस तरह से बिहेव करता है कम्युनिटी के अंदर, ये डिजीज या इसका जो भी इन्फेक्टिव ऑर्गेनिज्म है ये इस तरह से म्यूटेट करता है, तो वो हमें पता रहता है कि उसका किस तरह से आगे प्रोग्रेशन हो रहा है, या किस तरह से वो चेंज हो रहा है, तो हम उसको थोड़ा सा प्रिडिक्ट कर सकते हैं। बट अगर इस वायरस की बात करें तो ये तो एक नोवल वायरस है, हमें बहुत ज़्यादा इसका नहीं पता। तो जो प्रिकॉशंस हमें अभी तक पता चला, जो हमें लगा कि यही करने से इस वायरस की इन्फेक्टिविटी, ट्रांसमिशन कम हो सकता है, तो वो एक आई थिंक एक मैंडेटरी बनता है कि हम लोगों को उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। सिर्फ अगर कहें कि हम बहुत स्ट्रिक्टनेस दिखा के करें, कि सिर्फ बोलें कि आपको ऐसा मैंडेट दे दें कि ऐसा करना ही, उससे काम नहीं चलेगा। आई थिंक इसमें हम सभी मीन्स एवरीबडी इन दिस वर्ल्ड शुड अंडरस्टैंड that if you want to survive, if you want to make this universe, this world nice, we have to change ourselves, and change is a part of life. So अगर हमें लगता है कि वो चेंज करने से हम अपने परिवार का, अपने देश का कुछ बेहतर कर पा रहे हैं, तो जरूर करना चाहिए। ये जी। एक्सेप्ट जितनी जल्दी हम करेंगे उतना हमारे लिए बेहतर रहेगा। और उम्मीद करते हैं कि वायरस के अंदर कुछ ऐसा निकल जाए जिससे वायरस अपने आप ही मर जाए, इसकी लाइफ छोटी हो, हम ऐसा उम्मीद करते हैं। बट क्योंकि हमारे पास डेटा नहीं है तो अभी कुछ नहीं कह पाएंगे। बट इतना तो जरूर है कि जो चीज़ वायरस अपने आप को चेंज करेगा कि नहीं करेगा वो टाइम बताएगा, बट हमें अपने आप को चेंज करना है कि नहीं चेंज करना, वो हमारे हाथ में है। आई थिंक अभी हम सबने अपने आप को चेंज करके देखा पिछले कुछ हफ्तों से,
तो ऐसा करना चाहिए कि इसी चेंज को हम एक लाइफ का एक पैरामीटर बना लें कुछ समय के लिए, और उसको किसी को कहने की जरूरत नहीं पड़े, हम उसको अपने आप ही चेंज करके कुछ हफ्ते कुछ महीने तक कंटिन्यू करने की कोशिश करें। जी, बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कही आपने कि हम जिन चेंजेस से फ़िलहाल अपनी लाइफ़ में गुज़र रहे हैं लॉकडाउन के दौरान, उसी को अगले कुछ महीनों तक अपने लिए पैरामीटर बना लें, तो ये हमारे लिए और सभी के लिए अच्छा रहेगा। आपसे आखिरी सवाल चलते-चलते मैं एज़ अ डॉक्टर पूछना चाहूँगी कि बहुत सी खबरें, रिपोर्ट्स इस तरीके की आई थी कि पीपीई किट्स को लेकर डॉक्टर्स को बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था, या फिर इस तरीके की खबरें आई थी कि जो कोविड पेशेंट्स हैं, वो वार्ड्स में डॉक्टर्स के साथ सही से कोऑर्डिनेट या फिर सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। क्या आपको इस तरह की परेशानियों से दो चार होना पड़ा? नहीं, हमारे सेंटर पे इस तरह का नहीं रहा, क्योंकि कारण तो मुझे नहीं पता है कि ऐसा डिफरेंस रहा। आपके मीडिया के थ्रू ही, डिफरेंट मीडिया के थ्रू मैं इस तरह की जो रिपोर्ट्स हैं उसमें देखा है, बट हमारे सेंटर पे इस तरह की तो दिक्कत नहीं देखने को मिली। जितने भी पेशेंट्स हमारे पास अभी तक आए हैं, उनको ठीक-ठाक से हमने अच्छे से हैंडल किया, मतलब हमारा मैनेजमेंट बिल्कुल एक दुरुस्त तरीके से रहा है from the moment the trials was being done till the time of discharge. So फैसिलिटीज़ हमारे यहाँ ठीक था, डॉक्टर्स के पास पीपी किट अभी टिल डेट तक तो हमारे पास सारी सुविधा उपलब्ध है। तो इस तरह की हमारे सेंटर पे तो दिक्कत नहीं आई। उम्मीद यही करते हैं कि इसी तरह का वातावरण, इसी तरह का केयर और इसी तरह का एनवायरनमेंट सभी सेंटर्स पे, सभी हेल्थ केयर वर्कर्स को मिले। आपसे आखिरी सवाल मेरा ये रहेगा कि इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए हम अपने आम जीवन में क्या-क्या कर सकते हैं जिससे हम कोरोना वायरस के इन्फेक्शन से बचे रहें? देखिए, इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए ऐसा कुछ एक मैजिक बुलेट तो नहीं है मेरे पास कि मैं बोलूँ कि ये बुलेट लीजिए एंड इम्यूनिटी एकदम से बढ़ जाएगा। इम्यूनिटी एक बॉडी का रिस्पॉन्स रहता है, और वो जो बॉडी का एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स है, वो बहुत सारी चीज़ों के एक कंबाइंड इफेक्ट से रहता है। इम्यूनिटी बनाने के लिए हमें करना क्या है? जो हम नॉर्मल एक हेल्दी लाइफ़स्टाइल की बात करते हैं, अगर हम उसको फॉलो करेंगे, तो अपने आप इम्यूनिटी बनी रहेगी। और वो हेल्दी लाइफ़स्टाइल के अंदर क्या-क्या इंक्लूड रहेगा, उसमें हम अक्सर बात तो करते हैं फिजिकल पैरामीटर्स की, बट यहाँ फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल, साइको-सोशल पैरामीटर्स भी इंक्लूड रहते हैं। अगर हम एक हेल्दी घर का बना हुआ फ्रेश खाना खाएँ, समय से खाएँ, एक कुछ अमाउंट ऑफ एक्सरसाइज जितना भी हम अपनी बॉडी के हिसाब से कंफर्टेबली कर सकते हैं करें। योगा, मेडिटेशन को अगर हम अपने लाइफ़स्टाइल में लेके आ जाएँ, खाना जो भी हम बनेगा अगर वो जंक फूड ना हो, एक हेल्दी फूड रहे, तो ऑब्वियसली बेहतर रहेगा। स्ट्रेस फैक्टर्स, जितने भी स्ट्रेस हैं, दे डिक्रीज़ेज़ द इम्यूनिटी। स्ट्रेस तो रहेंगे थोड़े बहुत लाइफ के अंदर, बट उस स्ट्रेस को अपने ऊपर हावी ना होने दें, उसको कंट्रोल करके रखें, सो दैट हमारा मेंटल वेलबींग इतना स्ट्रांग हो जाए कि वो स्ट्रेस को भी हम एक पॉजिटिव तरीके से मैनेज कर रहे हैं। ये सारे अगर हम फैक्टर्स को लें, जो कि हमारा एक नॉर्मल लाइफ़स्टाइल है, बस हमें उसको फ़ॉलो करना है। अगर हम सारे लाइफ़स्टाइल्स को फ़ॉलो कर रहे हैं, तो हमको किसी को भी इस तरह के इम्यूनिटी बूस्टर्स या दवाइयों का बारे में नहीं सोचना चाहिए। हमारे जो नॉर्मल बैलेंस डाइट की जब हम बात करते हैं, बैलेंस डाइट मतलब कि उसमें तरह-तरह के पदार्थ रहेंगे बने हुए ताज़े फ्रेश, तो उसके अंदर ऑलरेडी इतने इंग्रीडिएंट्स होते हैं जो कि बॉडी की इम्यूनिटी को बूस्ट करके रखते हैं। तो अगर उसको लेते रहेंगे तो अपने आप नेचुरली इम्यूनिटी हमारे बॉडी के अंदर रहेगा। लेकिन अगर हमारे पास कोई डिज़ीज़ है, तो उस डिज़ीज़ को हम मॉनिटर करके रखें। जैसे डायबिटिक के पेशेंट जो हैं, अगर वो अपना डायबिटीज़ कंट्रोल करके रखेंगे, तो उनका इम्यूनिटी भी मेंटेन रहेगा। हाइपरटेंसिव पेशेंट्स हैं, अपना ब्लड प्रेशर कंट्रोल रखेंगे, तो वो भी मेंटेन रहेगा। कहने का मतलब ये है कि हम अगर आप टोटल हेल्थ को मेंटेन रखें, टोटल हेल्थ मीन्स फिजिकल, साइको-सोशल, साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट सबको अगर हम मेंटेन करके रखें, तो हमारी इम्यूनिटी मेंटेन रहेगी। और जो हम बोल रहे हैं कि 30% एसिम्प्टोमेटिक हैं या माइल्ड सिम्पटम्स हैं, मैं उम्मीद करूँगा कि 100% एसिम्प्टोमेटिक रहें, क्योंकि फाइनली पीपल आर सेइंग, द रिसर्च इज सेइंग कि द वायरस विल गेट अवे ओनली व्हेन देयर विल बी अ हर्ड इम्यूनिटी, मतलब सबके अंदर एक इम्यूनिटी डेवलप हो जाएगा। तो अगर सबके अंदर इतनी अच्छी एक स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी आ जाए जो कि इंटरनली हम कोविड से लड़ पाएंगे, तो ना हमें दवाई की ज़रूरत रहेगी और ना हमें दोबारा से इन्फेक्शन की जो सीवियरिटी है उसको हम कम कर पाएंगे। तो उम्मीद करते हैं कि इस तरह का इम्यूनिटी हम अपनी सोशल लाइफ, अपनी पर्सनल लाइफ में लेके आए और एक हेल्दी लाइफस्टाइल को मॉडिफाई करें। और जो अभी हमने लाइफस्टाइल कुछ मॉडिफिकेशंस को पिछले कुछ हफ्तों में देखा, उसको फ्यूचर के अंदर भी अपने लाइफस्टाइल के अंदर इनकॉर्पोरेट कर लें। तो उम्मीद करते हैं कि
कोविड से लड़ने में हमें बहुत सहायता करेगा। थैंक यू सो मच डॉक्टर राकेश। और हमारे दर्शकों से भी हम ये कहेंगे कि जैसे कि आपने भी सुना, डॉक्टर राकेश ने कहा कि इम्यूनिटी कोई एक बुलेट की तरह नहीं होती है, वो एक लंबे समय तक एक अच्छी लाइफस्टाइल और न्यूट्रिशियस खाना खाने से और साइको सोशली हेल्दी रहने से और स्ट्रेस फ्री लाइफ रहने से आती है शरीर में। तो आप अभी लॉकडाउन के इस समय का सदुपयोग करें, अच्छा खाएं, साइकोलॉजिकली हेल्दी रहने के लिए, खुश रहें और स्ट्रेस फ्री लाइफ जीने की कोशिश करें। और साथ ही साथ में घर पर हैं तो थोड़ा बहुत आप योगा या एक्सरसाइज करते रहें, तो उससे भी आपकी अच्छी इम्यूनिटी बनी रहेगी। और साथ ही में हम लोग आपसे कहेंगे कि आज कोरोना वायरस को लेकर जितनी बातें हुई हैं, बहुत अहम बातें हुई हैं कि कोरोना वायरस का इलाज कैसे किया जा रहा है और इसका मैनेजमेंट कैसे किया जा रहा है, और क्या टेस्ट किट्स को लेके बहुत विस्तार से चर्चा हुई डॉक्टर राकेश गर्ग के साथ, जो कि एम्स की तरफ से झज्जर का कोविड-19 का सेंटर संभाल रहे हैं। और बहुत से अहम मुद्दों पर बातें हुई, स्वैब टेस्ट पे बातें हुई और कोरोना वायरस के पीक को लेकर बात हुई। हम चाहेंगे ये सभी बातचीत आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं, ताकि ये जो सही इंफॉर्मेशन है, बहुत तरीके की भ्रांतियां कोरोना वायरस को लेकर फैल रही हैं, लेकिन जो डॉक्टर राकेश ने आज बातें कही, बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं और ये बातें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचनी चाहिए। डॉक्टर राकेश, अपना समय देने के लिए, एशियाविल हिंदी से जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और आप सभी लोग देश और दुनिया की बाकी जानकारी के लिए बने रहिए एशियाविल हिंदी के साथ। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।